friends, welcome back to Your Thoughts Are Valid and I hope you all are doing great. ये वीडियो बेसिकली बस एक रिवीजन है रिसर्च डिज़ाइंस का, जितने भी टाइप के हमने रिसर्च डिज़ाइन पढ़े एंड इसमें थोड़ा बहुत रिवीजन है उसका, और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कवर नहीं हुए हैं बाकी वीडियोस में. प्लीज़ वॉच दिस होल वीडियो बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो पहले हम पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हमने क्या पढ़ा था कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या होता है. तो इसमें हम बेसिकली वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं और उसके बाद कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आता है उसके बाद हम एक कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप डिटरमाइन कर पाते हैं वेरिएबल्स के बीच में. इसका एग्जाम्पल है कि एक स्टडी जो कि इन्वेस्टिगेट करती है एक न्यू मेडिकेशन के इफेक्ट को डिप्रेशन पे. बेसिकली कैसे पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली असाइन करके या तो उनको मेडिकेशन दे रहे हैं या फिर उनको प्लेसिबो दे रहे हैं. तो लाइक एक कंट्रोल ग्रुप होगा जिनको बेसिकली प्लेसिबो दिया जाएगा और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा जिनको मेडिकेशन दिया जाएगा और उसके बाद उन पे इफेक्ट्स स्टडी किए जाएंगे. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. दूसरा एग्जाम्पल है कि टेस्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ अ टीचिंग मेथड बाय रैंडमली असाइनिंग स्टूडेंट्स टू टू डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस एंड कंपेयरिंग देयर लर्निंग आउटकम्स. तो बेसिकली टीचिंग मेथड यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस और उनकी लर्निंग आउटकम्स हमें पता लगानी है. तो जो लर्निंग आउटकम हो गई वो वेरिएबल डिपेंडेंट हो गया और इसके बीच में हमें कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप डिटरमाइन करनी है. तो ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हो गया. देन लेट्स सी क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. ये हमने पढ़ा था फील्ड एंड क्वासी एक्सपेरिमेंट्स में. तो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जैसा ही होता है बट इसमें रैंडम असाइनमेंट नहीं होता. Let's see the example. Let's see the first example. A study comparing the academic performance of students in two different schools where the schools were not randomly assigned. इस केस में स्टडी क्या है कि हमें इफेक्टिवनेस इवेलुएट करनी है एक नई टीचिंग मेथड की स्टूडेंट परफॉर्मेंस पे एक स्कूल में. डिस्क्रिप्शन क्या हो गया, इस क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी में जो रिसर्चर है वो दो कंपेरेबल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स चूज करेगा डिफरेंट क्लासरूम से या फिर हम बोल सकते हैं डिफरेंट स्कूल से. तो जो फर्स्ट ग्रुप है उसको टीचिंग मेथड न्यू टीचिंग मेथड से एक्सपोज किया जाएगा जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, और जो सेकंड ग्रुप होगा वो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड ही फॉलो करेगा. बेसिकली जिस तरीके से पहले पढ़ाई हो रही थी वैसे ही होगी और ये कंट्रोल ग्रुप होगा. अब हम प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट असेसमेंट करेंगे जिसको कि कंडक्ट किया जाएगा स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए और उसके बाद आउटकम देखने के लिए दो ग्रुप्स के बीच में. तो ये क्वासी क्यों है, क्योंकि रैंडमली असाइन नहीं कर रहे. लाइक स्टूडेंट्स का जो आईक्यू लेवल है वो हमें देखना पड़ेगा, पहले असेस करना पड़ेगा. तो इट्स लाइक कि अगर हमने एक स्कूल से कोई भी बच्चे चूज कर लिए और ऐसे ही दूसरे स्कूल से भी, तो हो सकता है उनके आईक्यू में बहुत डिफरेंस हो तो इसलिए चेंज आ जाए. तो इसलिए हम देखेंगे कि आईक्यू किसका, उन स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाएंगे जिनका आईक्यू ऑलमोस्ट इक्वल है दोनों ग्रुप्स में. तो इसलिए ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हुआ. उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल इसका हम देखें तो वी कैन इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ अ कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन ऑन रिड्यूसिंग स्मोकिंग रेट. तो ये जो क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है ये इम्प्लीमेंट करेगी एक स्मोकिंग सीजेशन प्रोग्राम एक कम्युनिटी में जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, और सिलेक्ट करेगी एक सिमिलर कम्युनिटी विदाउट इंटरवेंशन जो कि कंट्रोल ग्रुप होगा. सर्वेज या असेसमेंट कंडक्ट किए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर द इंटरवेंशन टू कलेक्ट डेटा ऑन स्मोकिंग रेट इन बोथ ग्रुप्स. तो जो स्टडी है वो एम करती है एग्जामिन करना डिफरेंसेस स्मोकिंग रेट के बीच में between the experimental and control groups to assess the effectiveness of the community based intervention. ठीक है. तो बेसिकली आई गेस नाउ इट्स क्लियर कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या होता है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ही है, बस इसमें रैंडम असाइनमेंट नहीं होता. दैट्स इट. नाउ लेट्स सी कोरिलेशनल डिजाइन. तो बेसिकली ये रिलेशनशिप को एग्जामिन करता है वेरिएबल्स के बीच में उनको मैनिपुलेट करे बिना.
विदाउट मैनिपुलेशन। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया स्टडी इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एस्टीम एंड हैप्पीनेस बाय मेजरिंग बोथ वेरिएबल्स इन अ लार्ज सैंपल ऑफ पार्टिसिपेंट्स। दूसरा एग्जाम्पल हो गया इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी आवर्स एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस टू डिटरमाइन इफ देयर इज अ कोरिलेशन। देन लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन, ये सेम पार्टिसिपेंट से ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम डेटा कलेक्ट करता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल हो गया स्टडी following a group of individuals from childhood to adulthood to examine long-term effects of early life experiences on mental health. देन क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, जो कि कलेक्ट करता है डेटा डिफरेंट ग्रुप से सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में, जैसे कि अ स्टडी कंपेयरिंग द कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स बाय असेसिंग पार्टिसिपेंट्स ऑफ डिफरेंट एज रेंजेस साइमल्टेनियसली। देन केस स्टडी डिजाइन, इसमें इन डेप्थ एग्जामिनेशन होता है सिंगल ग्रुप, सिंगल इंडिविजुअल का या एक स्मॉल ग्रुप का। जैसे कि एक स्टडी जो कि एग्जामिन करती है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एक चाइल्ड प्रोडिजी का, डिटेल्ड इंटरव्यूज लेके, ऑब्जर्वेशन करके, असेसमेंट्स लेके, या फिर हम बोल सकते हैं हमें एक केस स्टडी कंडक्ट करनी है एक सक्सेसफुल कंपनी में, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से फैक्टर्स उसके सक्सेस में सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। देन ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन, यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना होता है और रिकॉर्ड करना होता है बिहेवियर नेचुरल सेटिंग में। फॉर एग्जाम्पल अ स्टडी ऑब्जर्विंग एंड डॉक्यूमेंटिंग सोशल इंटरैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्राइमेट स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट। उसी का दूसरा एग्जाम्पल हो गया स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन ऑन अ प्लेग्राउंड बाय ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग देयर इंटरेक्शंस। देन लेट्स सी मेटा एनालिसिस। तो ये हमने नहीं पढ़ा था, जस्ट लिसन दिस केयरफुली। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, जो कि बेसिकली रिजल्ट कंबाइन करके बनता है फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज। ओके, बहुत सारी स्टडीज के रिजल्ट को कंबाइन करके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है, उसको हम बोलते हैं मेटा एनालिसिस। जैसे कि एक स्टडी जो कि एनालाइज कर रही है कलेक्टिव फाइंडिंग्स वेरियस रिसर्च स्टडीज की, किस चीज पे, सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए। ठीक है, देन लेट्स सी एस्पेक्ट। तो हम यहाँ बेसिकली यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में डिफरेंस देख रहे हैं। तो असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में रैंडम असाइनमेंट होता है पार्टिसिपेंट्स का ग्रुप्स में, चाहे कंट्रोल हो चाहे एक्सपेरिमेंटल हो, दोनों में रैंडमली हम पार्टिसिपेंट्स असाइन कर लेते हैं। और क्वासी एक्सपेरिमेंटल में नॉन रैंडम असाइनमेंट होता है, लाइक वहाँ पे स्टूडेंट्स का कोई टेस्ट लिया जाएगा या फिर कोई क्राइटेरिया उनको लाइक क्वालिफाई करना होगा टू बी अ पार्टिसिपेंट। देन कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल और बाकी कंडीशंस में हाई कंट्रोल होता है, और क्वासी एक्सपेरिमेंटल में लिमिटेड कंट्रोल होता है। मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं वो डेलिबरेटली और सिस्टमैटिकली मैनिपुलेट किए जाते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में, और क्वासी में डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं किए जाते, इनडायरेक्टली किया जाता है। कैजुअल इन्फेरेंस, कॉजल इन्फेरेंस कैसा होता है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में, स्ट्रॉन्ग होता है रैंडम असाइनमेंट की वजह से और हाई कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स की वजह से। और क्वासी एक्सपेरिमेंटल में लिमिटेड होता है नॉन रैंडम असाइनमेंट की वजह से, और वेरिएबल्स पे भी कम कंट्रोल होता है इस वजह से। इंटरनल वैलिडिटी एक्सपेरिमेंटल में बहुत हाई होती है और क्वासी में कम होती है। एक्सटर्नल वैलिडिटी, तो जो पोटेंशियल चैलेंजेस होते हैं फाइंडिंग्स को जनरलाइज करने में ब्रॉडर पॉपुलेशन में, तो बेसिकली जनरलाइजेबिलिटी कम होती है एक्सपेरिमेंटल में, और क्वासी में एक्सपेरिमेंट जनरलाइजेबिलिटी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल क्या हो गया, रैंडमली असाइनिंग पार्टिसिपेंट्स टू ड्रग और प्लेसिबो ग्रुप, ये एक्सपेरिमेंटल का एग्जाम्पल है। और क्वासी एक्सपेरिमेंटल का हो गया स्टूडेंट्स के एकेडमिक परफॉर्मेंस कंपेयर करना डिफरेंट क्लासरूम्स में विदाउट रैंडम असाइनमेंट। ठीक है, एकेडमिक परफॉर्मेंस कंपेयर कर रहे हैं डिफरेंट क्लासरूम में, बट रैंडमली असाइन नहीं किया गया है वो ग्रुप। तो एक बार समझ लेते हैं कि रिसर्च डिजाइन होता क्या है।
रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली ओवरऑल प्लान या जो भी स्ट्रक्चर होता है जो कि हमें बताता है कि हमें रिसर्च किन स्टेप्स में फॉलो करनी है, बेसिकली रिसर्च करते हुए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करना है। ये बेसिकली एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क होता है जो कि स्टेप्स और प्रोसीजर बताता है जिनको हमें फॉलो करना है एक सीक्वेंस में, रिसर्च ऑब्जेक्टिव के हिसाब से या फिर रिसर्च क्वेश्चन के हिसाब से। कुछ टर्म्स जो कि हमें जाननी ज़रूरी है। एक तो हो गया रैंडम असाइनमेंट। सो रैंडम असाइनमेंट बेसिकली इट इज referred to the process of assigning participants to different groups in a research study in a random or chance based manner. एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में रैंडम असाइनमेंट हेल्प करता है ये इंश्योर करने के लिए कि हर पार्टिसिपेंट पे इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो स्टडी में पार्ट ले सकता है, चाहे कंट्रोल ग्रुप हो चाहे एक्सपेरिमेंटल। जैसे कि रिसर्च स्टडी जो कि इन्वेस्टिगेट करती है इफेक्टिवनेस एक नए एक्सरसाइज प्रोग्राम की वेट लॉस पे। सोल्यूशन क्या है, पार्टिसिपेंट जो कि वॉलंटियर करते हैं स्टडी के लिए वो रैंडमली असाइन किए जाएं, या तो एक्सरसाइज ग्रुप को या कंट्रोल ग्रुप को। जो एक्सरसाइज ग्रुप है वो फॉलो करे नया एक्सरसाइज प्रोग्राम, जबकि कंट्रोल ग्रुप मेंटेन करे रेगुलर डेली रूटीन। रैंडम असाइनमेंट इंश्योर करता है कि कोई भी जो डिफरेंसेस आए हैं ऑब्जर्व वेट लॉस में, जो भी डिफरेंसेस आए ग्रुप्स के बीच में वो हम एक्सरसाइज प्रोग्राम को ही एट्रीब्यूट करें रादर देन सेइंग कि पार्टिसिपेंट्स में कुछ प्री एग्जिस्टिंग करेक्टरिस्टिक्स थी जिसकी वजह से वेट लॉस हुआ। ये these are more preferred in experimental designs as it helps control confounding variables. तो मैंने बताया था कंफाउंडिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, बट एक बार फिर से समझ लेते हैं। कंफाउंडिंग वेरिएबल एक तरीके का एक्सट्रानियस वेरिएबल ही होता है जो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों से रिलेटेड होता है। जैसे कि हमें स्टडी करनी है कि ईटिंग हेल्दी फूड कैसे फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करता है, तो हम पार्टिसिपेंट्स का एक ग्रुप गैदर करते हैं, उनको दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक ग्रुप हेल्दी डाइट फॉलो करता है और जबकि दूसरा ग्रुप रेगुलर डाइट। तो हम मेजर करेंगे फिजिकल फिटनेस स्टडी के एंड पे। और अब हम बोलते हैं कि जो एज है वो एक कंफाउंडिंग वेरिएबल है। तो ये पता चलता है कि जो ग्रुप हेल्दी डाइट फॉलो कर रहा था वो स्लाइटली यंगर था एवरेज बेसिस पे उस ग्रुप से जो कि रेगुलर डाइट फॉलो कर रहा था। तो एज रिलेटेड हो सकती है डाइट और फिटनेस दोनों से। तो जो यंगर पीपल है वो हो सकता है कि जो यंग लोग होते हैं उनकी बेटर फिजिकल फिटनेस होती है रिगार्डलेस ऑफ देयर डाइट। सो इस वजह से रिजल्ट का जो आएगा वो उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होगा या वैलिड नहीं होगा। नॉन रैंडम असाइनमेंट क्या होता है, बेसिकली पार्टिसिपेंट्स को ग्रुप्स में भेजा जाता है एक नॉन रैंडम मैनर में। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स में रिसर्चर्स जो होते हैं उन पे एबिलिटी नहीं होती कि वो रैंडमली असाइन करे पार्टिसिपेंट्स को ग्रुप्स में, प्रैक्टिकल एथिकल या लॉजिस्टिकल कंस्ट्रेंट की वजह से। जैसे कि हमें इम्पैक्ट पड़ना है मेंटरिंग प्रोग्राम का एकेडमिक परफॉर्मेंस में, तो जो स्टूडेंट है एक पर्टिकुलर स्कूल डिस्ट्रिक्ट से जो कि एक्सप्रेस करते हैं अपना इंटरेस्ट मेंटोरिंग प्रोग्राम में, उनको पार्टिसिपेट करने के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। रिसर्चर कंपेयर करेगा एकेडमिक परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स की जिनको मेंटरिंग मिलेगी, मतलब प्रोग्राम पार्टिसिपेंट्स, विद अ सिमिलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जिनको मेंटरिंग नहीं मिलेगी जो कि है नॉन पार्टिसिपेंट्स। क्योंकि जो असाइनमेंट है मेंटरिंग प्रोग्राम का वो सेल्फ सिलेक्शन पे बेस्ड है और दूसरे नॉन रैंडम फैक्टर्स पे बेस्ड है, तो ये कंसीडर किया जाएगा कि ये नॉन रैंडम असाइनमेंट है। ठीक है। मेंटोरिंग प्रोग्राम पे बेस्ड जो मेंटोरिंग प्रोग्राम है वो सेल्फ सिलेक्शन या दूसरे नॉन रैंडम फैक्टर्स पे बेस्ड है। यहाँ पे हमें कुछ याद रखना है कि रैंडम असाइनमेंट एग्जाम्पल में पार्टिसिपेंट्स को असाइन किया जाता है ग्रुप्स में। एक्सरसाइज ग्रुप में किया गया था और कंट्रोल ग्रुप में किया गया था एक रैंडम प्रोसेस यूज करके। इंश्योर ये इंश्योर कर रहा था कि ग्रुप्स जो है वो कंपेरेबल है स्टडी के स्टार्ट पे। जबकि नॉन रैंडम असाइनमेंट के जो एग्जाम्पल था तो उसमें पार्टिसिपेंट्स जो थे वो सेल्फ सिलेक्टेड थे या फिर उनको चूज किया गया था किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे, जो कि इंट्रोड्यूस करता है पोटेंशियल बायसेस और ज्यादा चैलेंजिंग बना देता है कि कॉजल रिलेशनशिप हो सकती है। ओके। देन आईवी क्या था, डाइट
हेल्दी वर्सेस रेगुलर, ये था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल थी फिजिकल फिटनेस और कंफाउंडिंग वेरिएबल था एज। इस एग्जाम्पल में स्टडी एग्जामिन कर रही थी कि वेदर फॉलोइंग अ हेल्दी डाइट इम्प्रूव्स फिजिकल फिटनेस। कंफाउंडिंग वेरिएबल एज, वो फिजिकल फिटनेस लेवल को इन्फ्लुएंस कर सकता है sorry, independently of the diet. Younger participants might have better fitness due to their age. टीचिंग मेथड जो था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, टेस्ट स्कोर जो थे वो डिपेंडेंट वेरिएबल थे, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कंफाउंडिंग वेरिएबल था। तो एक स्टडी इन्वेस्टिगेट करती है इम्पैक्ट डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का स्टूडेंट के टेस्ट स्कोर पे, जबकि जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो कंफाउंडिंग वेरिएबल की तरह एक्ट कर सकता है, जो कि जो स्टूडेंट्स हाई सोशोनॉमिक बैकग्राउंड से होते हैं उन पे ज़्यादा रिसोर्सेज और सपोर्ट होता है, जो कि उनके टेस्ट स्कोर को अफेक्ट कर सकता है, नो मैटर कि टीचिंग मेथड उनको कौन सा दिया गया है। प्लेसिबो क्या है? प्लेसिबो क्या होता है? प्लेसिबो इज बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा ट्रीटमेंट जिसका कोई एक्टिव थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता, जिस भी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए वो यूज़ किया जा रहा है। इसको यूजुअली मेडिकल रिसर्च में यूज़ किया जाता है कंट्रोल कंडीशन की तरह, जिससे वो कंपेयर कर सके इफेक्ट एक्टिव ट्रीटमेंट का और इंटरवेंशन का। प्लेसिबोस को टिपिकली डिज़ाइन किया जाता है कि वो एक रियल ट्रीटमेंट की तरह दिखे, बट लेकिन उनमें कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट या कंपोनेंट नहीं होता जो कि बॉडी पे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना कि जो यूज़ होता है प्लेसिबोस का एथिकल, वो एथिकली हो और केयरफुली हो और उसको मेडिकल रिसर्चर्स रेगुलेट कर सके। पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि उनको प्लेसिबो मिल सकता है। ये बोला जाता है कि प्लेसिबो मिल सकता है, अब मिलेगा या नहीं वो नहीं पता। और उनको ये भी कंफर्म किया जाता है कि वो बिल्कुल सेफ है। प्लेसिबो बेसिकली एक डमी की तरह होता है, या हम बोल सकते हैं फेक ट्रीटमेंट की तरह होता है। इट्स समथिंग दैट लुक्स एंड फील्स लाइक रियल ट्रीटमेंट बट इट डजंट एक्चुअली डू एनीथिंग टू मेक यू बेटर। तो इसको बेसिकली यूज किया जाता है स्टडी में ये देखने के लिए कि लोगों के बिलीव्स और एक्सपेक्टेशन ही उनको बेटर फील करा सकती है या नहीं। और बाकी लाइक यू कैन टेक फॉर एग्जाम्पल लाइक यू हैव अ हेडेक और कोई आपको पिल दे दे और बोले कि इससे ठीक हो जाएगा, बट यहाँ पे ट्रिक ये है कि जो पिल है वो बस शुगर से बनी हुई है और कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट नहीं है उसमें जो कि हेडेक को ठीक कर पाए। बट और बेसिकली वो एक प्रिटेंड पिल है। तो उनको बस ये देखना है कि विल यू फील बेटर जस्ट बिकॉज यू थिंक यू आर टेकिंग समथिंग टू हेल्प ईज योर हेडेक। फिर control group is basically like a reference group in an experiment. It consists of participants who don't receive any special treatment or intervention. They are kept in normal or standard condition that represent how things would typically be. तो जो ग्रुप होता है वो हेल्प करता है रिसर्चर्स, जो कंट्रोल ग्रुप होता है वो हेल्प करता है रिसर्चर्स को ये देखने के लिए कि बेसिकली कि क्या हो रहा है अगर नई चीज या फिर कोई डिफरेंट चीज को टेस्ट बिना किसी नई चीज या डिफरेंट चीज को टेस्ट करे बिना। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है? बेसिकली ये वो ग्रुप होता है पार्टिसिपेंट्स का जिसपे नया एक्सपेरिमेंट किया जाता है, नई चीज इम्प्लीमेंट की जाती है। ये वो होते हैं जिनको एक्सपोज किया जाता है स्पेशल ट्रीटमेंट से या फिर इंटरवेंशन से, जो कि रिसर्चर को पढ़ना है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हेल्प करता है रिसर्चर को जो भी नई चीज है उसके इफेक्ट पढ़ने के लिए। सिंपल टर्म्स में कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन नहीं मिलता, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिसको मिलता है। कंट्रोल ग्रुप को प्लेसिबो मिलती है, मतलब दे रिसीव शुगर पिल, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को नया ड्रग मिलता है जो कि एक्चुअली इफेक्ट करेगा। कंट्रोल ग्रुप नॉर्मल कंडीशन रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक्सपीरियंसेस द इफेक्ट्स ऑफ द न्यू ड्रग। कंट्रोल ग्रुप taught using existing methods और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप taught यूजिंग न्यू मेथड्स। बेसिकली हमने ऊपर जो भी स्टडीज पढ़ी उसमें हम बता रहे हैं कि कंट्रोल ग्रुप कौन सा था और एक्सपेरिमेंटल कौन सा था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप रिसर्च डिजाइन में जो भी हमें कंफ्यूजन था दैट इज क्लियर नाउ, स्पेशली एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में डिफरेंस क्या होता है वो आपको पता चल गया हो। आई होप दिस इज क्लियर नाउ।
So that's it for today's video. I will see you all in the next video.